नमस्कार, मैं दीपक कुमार बम स्वागत करता हूं आपको अपना YouTube चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड पे। तो आ गया हूं आज मैं आप लोगों के साथ छठा चैप्टर तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का ऑब्जेक्टिव सेशंस लेके। इससे पहले 2-3 दिन हम लोग अब्सेंट कर गए, क्लास नहीं हो पाई या रेगुलर हम आ नहीं पा रहे थे। इसका मुख्य कारण था कि हमारे कैमरे में, यानी बोल सकते हैं कि जिस कैमरे से रिकॉर्डिंग होती थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, वो है। और अभी 1-2 दिन और लग सकता है, लेकिन हमने सोचा कि अब टाइम और ज़्यादा वेस्ट करने से फ़ायदा नहीं है, बल्कि अब ये किसी न किसी तरह से आपको ये आगे का जो लेक्चर है, आगे का जो क्लास है, वो अवेलेबल करवाया जाए। एग्जाम में मात्र अब दिनों की संख्या बहुत कम रह गया है। आज जैसे अब से अगर काउंटिंग किया जाए तो मात्र 14 से 15 दिन बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं आप लोग थोड़ा सा हतोत्साहित ना हो। 2-3 दिन गैप हो गया था, लेकिन चलिए फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से उसे रिकवर कर दिया जाए और जल्द से जल्द पूरे जो सेशन का हमने बात किया था कि सारे ऑब्जेक्टिव का जो भी प्रैक्टिस करवाना है उसे चैप्टर वाइज करवा रहे हैं। तो आज छठा चैप्टर लेके आए हैं। बहुत कम टाइम में, मात्र 20 से 22 मिनट में हम पूरे ये क्वेश्चन, लगभग 40 से प्लस क्वेश्चन, 45 के आसपास क्वेश्चन है, उसका प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग भी अपनी ओर से जवाब देते जाएंगे। इसका पीडीएफ भी बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें और फटाफट जवाब देते जाए। अपनी ओर से जवाब जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। पहले ही बात ये बताया गया था ताकि आपको आप अपनी तैयारी को पता कर पाएं और अपनी तैयारी को और अच्छे ढंग से बेहतर कर पाएं। उम्मीद करते हैं आप लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम का पहला क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से मात्र अगर देखा जाए तो 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव के एंगल से देखें तो 4-5 नंबर का भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही से जवाब देते जाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है गैलेना किस धातु का अयस्क है। गैलेना के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, ये कौन से धातु का अयस्क है। गैलेना की बात की जा रही है तो गैलेना में आप लोग को समझना है कि ये कौन से धातु का अयस्क है। गैलेना की बात की जा रही है तो फटाफट आप लोग अपनी ओर से भी जवाब देते जाएंगे। गैलेना की बात की जा रही है तो गैलेना के कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होने वाला है उससे अगर आप ध्यान से देखें तो गैलेना का जो ऑप्शन होने वाला है वो पीबी यानी सीसा वाला, जो सीसा का अयस्क होता है। गैलेना का जो सूत्र होता है पीबीएस होता है, आप लोग जानते होंगे। लेड सल्फाइड जो होता है वही गैलेना का सूत्र होता है। चलिए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारा समझ में आ रहा होगा, आप अपने रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन है एल्युमिनियम का अयस्क है, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट की बात की जा रही है, हेमाटाइट, डोलोमाइट। तो बॉक्साइट जानते हैं एल्युमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। अगर हम हेमाटाइट की बात करें, लोहा का अयस्क होता है, और डोलोमाइट जो अयस्क होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का कह सकते हैं। तो मेनली कैल्शियम का अयस्क होने वाला है डोलोमाइट। चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु सिर्फ और सिर्फ सोना है, बाकी ये सब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। चलिए चलते हैं चौथा क्वेश्चन। कैसिटेराइट अयस्क है। कैसिटेराइट कौन से धातु का अयस्क है। एमएन, मैग्नीज का, निकेल का, टीन का, ये सीसा का और टीन का। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन जो होने वाला है वो कार्बन होने वाला है। कार्बन क्या करता है, धातु को अपचयित करा देता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि अगर धातु के ऑक्साइड की बात की जाए तो Fe2O3, अगर यहाँ पे अगर हम लोग इस कार्बन का अभिक्रिया कराएं इसके साथ तो ये हमें आराम से दे देगा, Fe देगा, और फिर अब बोल सकते हैं CO या CO2 बाहर निकलेगा। तो यहाँ ऑप्शन जो होने वाला है Fe, यानी कौन सा, तो Fe के लिए ये कार्बन होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं। डोलोमाइट खनिज में अभी थोड़ी देर पहले बताया गया था एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं है, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पहला ऑप्शन होगा।
चलिए मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है इससे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं? बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा? बॉक्साइड, क्रायोलाइट, फेल्सपार, मैलाकाइट। तो बॉक्साइड होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के 8वां क्वेश्चन। समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है। समुद्री जल में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? आयोडीन, सोडियम पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है और मैग्नीशियम। कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है। तो समुद्री जल में पाया जाने वाला है सोडियम। चलिए अच्छा, आयोडीन भी कुछ लोग को लग रहा हो समुद्री जल में नहीं, समुद्री घास में पाया जाता है आयोडीन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कॉपर पायराइट का सूत्र है। कॉपर पायराइट, पायराइट वाला अगर वर्ड आ जाए तो समझ जाना उसमें सल्फाइड होगा। जैसे कॉपर पायराइट का फॉर्मूला होने वाला है CuFeS2। अगर आयरन पायराइट की बात की जाती तो सिर्फ ये हुआ करता था FeS2 होता, लेकिन यहाँ पे कॉपर पायराइट की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। चलिए चलते हैं आज के 10वां क्वेश्चन। सल्फाइड अयस्क को सामान्यतः डैश से संकेंद्रित करते हैं। संकेंद्रित बोले तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण कौन से विधि से करते हैं? बहुत अच्छे से जब हम आपको क्लास में बता रहे थे तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण जो होता है वो सल्फाइड अयस्क के लिए जो होता है वो कौन सा विधि? तो फैन प्लवन विधि। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। सल्फाइड अयस्क का बोल सकते हैं क्या सांद्रण जो होता है वो फैन प्लवन विधि द्वारा। चलिए चलते हैं 11वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सी धातु निक्षालन द्वारा निष्कर्षित नहीं की जाती है? तो निक्षालन द्वारा निष्कर्षित नहीं की जाने वाली धातु में मेनली आ जाएगा अपना चांदी और सोना, ये बिल्कुल होता है। तो एल्युमिनियम भी होगा। तो मरकरी जो होने वाला है, मरकरी ही ऑप्शन होना चाहिए जो निक्षालन द्वारा निष्कर्षित नहीं की जाती है। तो एल्युमिनियम, चांदी और सोना ये सब बोल सकते हैं कि निक्षालन द्वारा निष्कर्षित की जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। जिंक या कॉपर के सल्फाइड अयस्कों को किसके द्वारा सांद्रित किया जाता है? जिंक या कॉपर के सल्फाइड। सल्फाइड आ गया है तो सल्फाइड का एक ही तरीका होता है प्लवन, प्लवन, उत्प्लवन, कुछ भी नाम से आ सकता है। चलिए चलते हैं 13वां। निम्न में कौन सा अयस्क रासायनिक निक्षालन विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है? रासायनिक निक्षालन अभी अभी बात किए थे, सोना, चांदी, ये सब रासायनिक निक्षालन द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो निक्षालन मतलब अब देख लेते हैं सोना और चांदी में से किसका अयस्क है? सिनेबार बिल्कुल नहीं। सिनेबार किसका अयस्क होता है आप लोग जानते होंगे? HGS यानी पारा का होने वाला है। फिर हम लोग चलते अर्जेंटाइन। अर्जेंटाइन की बात करें तो ये सिल्वर का होने वाला है। तो ये एक संभावना बन सकता है। दूसरा जो है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट बोले थे CuFeS2, ये हो सकता है। और गैलेना आप लोग जानते हो PbS बोलते हैं। तो अर्जेंटाइन यानी बी वाला ऑप्शन होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये रासायनिक निक्षालन किसका? तो अर्जेंटाइन का। चलिए चलते हैं बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां। बॉक्साइड में जो उपस्थित रहता है वो सिलिका होता है। आपको पता होना चाहिए SiO2 सिलिका बोला जाता है इसको, सिलिका बोला जाता है। आपको याद भी रखना है इसको, सिलिका भी बोला जाता है। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर पे। निम्नलिखित में कौन सा अयस्क चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित नहीं किया जा सकता है? चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित नहीं किया जा सकता है तो हेमेटाइट कर सकते हैं, मैग्नेटाइट, सिडेराइट। तो ये होने वाला है मेलेकाइट। क्यों? क्योंकि अगर बात की जाए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट जो ये सब है, ये सब का सब लोहा धातु के अयस्क हैं, जबकि मेलेकाइट जो है ये लोहा के अयस्क नहीं है। इस कारण से बोल सकते हैं कि ये चुंबकीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित नहीं किया सकता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में कौन सी धातु को सिलिका स्तर परिवर्तक के द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है? सिलिका स्तर ऐसा बोल सकते हैं परिवर्तक के द्वारा निष्कर्षित करते हैं कॉपर को। आपको अच्छे से याद रख लेना, कॉपर को मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक से संभव नहीं है। निम्न में कौन से सल्फाइड को तीव्र रूप से हवा में गर्म करने पे, तीव्र रूप से हवा में गर्म करने पे यानी हवा के उपस्थिति की बात की जा रही है और हवा की उपस्थिति की बात की जा रही है तो बिना पृथक्करण के अपचयन के ही संगत धातु को प्रदान करता है। निम्न में कौन से सल्फाइड को तीव्र रूप से हवा में गर्म करने पर वह ऑक्साइड के बिना पृथक अपचयन के ही संगत धातु को प्रदान करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है वो मरकरी वाला HGS, यानी मरकरी आ जाने के कारण वो धातु के ऑक्साइड जब होते हैं तो उसे गर्म करने पे डायरेक्ट हमें Hg मिल जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18वां पे। निम्न में कौन सी धातु को एल्युमिनियम द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में कौन सी धातु को एल्युमिनियम द्वारा इसके धातु ऑक्साइड के अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो एल्युमिनियम के धातु अपचयन द्वारा कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? क्रोमियम, मैग्नीज,
लोहा और निकल। तो देखिए इसमें इस कैटेगरी में हम लोग को पता चलना है कौन सा अपचयित कर सकता है, तो ये डिपेंड करता है इस बात पे कि किसका जो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्रियाशील श्रेणी में जो, या तो फिर ऐसा विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर होता है वो नीचे वालों को विस्थापित कर सकता है, नीचे वालों को अपचयित कर सकता है। तो यहाँ जो होने वाला है मैग्नीशियम इसमें सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, तो वो लोहा को अपचयित कर सकता है, मैग्नीज को भी अपचयित कर सकता है, क्रोमियम को तो अपचयन के द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता है। एल्युमिनियम के कंडीशन में मैग्नीशियम नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का जो क्रियाशीलता है वो एल्युमिनियम से ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम में उतनी क्षमता नहीं है कि वो मैग्नीशियम को विस्थापित कर दे, तो ऑप्शन यहाँ होने वाला है मैग्नीशियम। चलिए चलते हैं आज के 19वां क्वेश्चन। सल्फर को हटाने के लिए पायराइट को गर्म करना कहलाता है। सल्फर को हटाने के लिए कोई भी अयस्क में सल्फर को हटाना हो तो उसके लिए आयरन पायराइड या कोई इसी तरह के पायराइड को गर्म करने का जो विधि है उसको हम लोग कहते हैं क्या बता सकते हैं? भर्जन। क्या बता सकते हैं क्या होगा इसमें? भर्जन जैसे हम लोग ले लेते हैं PbS, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं? SO2 बना देते हैं और फिर PbO बन जाता है, तो ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह के जो ये सल्फर को हटाने का जो विधि है इसको हम लोग कहते हैं भर्जन कहते हैं। हवा के उपस्थिति में की जा रही है। जब अनुपस्थिति में होता है तो वो कार्बोनेट के कंडीशन में होता है, तो वो होता निष्तापन, लेकिन यहाँ भर्जन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। हेमेटाइट के निष्कर्षण के दौरान लाइमस्टोन को मिलाया जाता है, जो कार्य करता है। लाइमस्टोन को मिलाया जाता है। लाइमस्टोन आप लोग जान रहे होंगे CaCO3 का बात की जा रही है। ये क्यों मिलाया जाता है? तो ये इसलिए मिलाया जाता है ताकि ये गालक के रूप में काम करता है, और गालक मतलब बोल सकते हो अशुद्धि के साथ मिलकर ये गैंग बना देता है, जिसको हम लोग धातु मल के भी नाम से आते हैं, तो गालक के रूप में कार्य करता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में कौन सा धातुमल आयरन के निष्कर्षण के द्वारा उत्पन्न होता है? निम्न में कौन सा धातुमल यानी कचड़ी के कचरा का बात किया जा रहा है, धातुमल को जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्लैग भी कहते हैं, वो धातु के निष्कर्षण के दौरान होता है, तो उसका कौन सा नाम, उसका क्या नाम है? तो कैल्शियम सिलिकेट। कैल्शियम सिलिकेट याद रख लेना है, यही धातुमल के रूप में बाहर निकलता है। कैल्शियम सिलिकेट इसको बोला जाता है। CaSiO3 फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना, हो सकता है फॉर्मूला भी आ जाए कैल्शियम सिलिकेट। चलिए चलते हैं। निम्न में कौन सी धातु विद्युत अपघटय अपचयन विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? कौन सी धातु विद्युत अपघटय अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है? विद्युत अपघटय अपचयन द्वारा प्राप्त की जा सकती है, तो जो ज्यादा क्रियाशील होते हैं वही विद्युत अपघटय द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो होने वाला है एल्युमिनियम, ये सब कम क्रियाशील धातु हैं, इसलिए ये विद्युत अपघटनीय अपचयन विधि द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्न में कौन से धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन ध्यान से। निम्न में कौन सी धातु को विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता है? तो हम लोग जो जानते हैं जो क्रियाशील है उसे प्राप्त कर सकते हैं, ज्यादा क्रियाशील है, जो कम क्रियाशील है उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सब क्रियाशील है, क्रोमियम जो है क्रियाशील नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए चलते हैं आज के 25वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सी विधि सिलिकन हेतु शुद्धिकरण की विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है? निम्न में कौन सी विधि सिलिकन हेतु शुद्धिकरण की विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है? सिलिकन है, तो सिलिकन के लिए याद रख लेना है विद्युत अपघटनीय शोधन, संभव नहीं, द्रवीकरण नहीं, जॉन शोधन, जॉन रिफाइनिंग भी बोला जाता है इसको, जॉन रिफाइनिंग भी बोला जाता है। इंग्लिश में अगर बोलें तो जॉन रिफाइनिंग भी बोला जाता है, जॉन रिफाइनिंग विधि भी बोला जाता है इसको, ठीक है, तो याद रख लेना है जॉन। या तो कहीं कहीं मंडल परिष्करण भी बोला जाता है, मंडल परिष्करण भी बोला जाता है, आप इसको याद रख सकते हो, मंडल परिष्करण भी कहीं कहीं बोला जा सकता है। तो इस विधि को मंडल परिष्करण के नाम से भी जानते हैं, तो जॉन रिफाइनिंग को बोला जाता है, ठीक है। किसके लिए? सिलिकन हेतु शुद्धिकरण की विधि। चलिए चलते हैं आज के 26वां क्वेश्चन। 26वां कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन के लिए, कॉपर के विद्युत अपघटनीय शोधन की विधि के दौरान अशुद्धि के रूप में उपस्थित कुछ धातुएं एनोड मड के रूप में बैठ जाती है। तो यह है, यानी कहा यह जा रहा है कि एनोड मड के रूप में बैठने का मतलब ये हो गया कि अपघटनीय शोधन की बात अगर की जाए तो कुछ इस तरह से होता है। एक हम लोग जानते हैं एनोड होता है और एक कैथोड होता है। कौन एनोड और कौन कैथोड ये तो बाद में पता चलेगा। सबसे पहले इसे क्या करें, एक हम बैटरी से जोड़ लेते हैं, इसको एक को बड़ा कर दे, ये छोटा बड़ा छोटा और फिर और एक बड़ा करके अगर हम इसको कुछ इस तरह से जोड़ लें तो ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है। आप लोग अच्छे से इसे जान रहे होंगे। माइनस प्लस, माइनस वाले को यहाँ पे कैथोड बोला जाता है, कैथोड बोलेंगे,
और इसको प्लस वाले को हम लोग एनोड बोलते हैं, प्लस वाले को एनोड बोलते हैं, कैथोड और एनोड। तो बोल रहा है कुछ धातु में एनोड के मड के रूप में, एनोड के मड के रूप में अगर आता है तो प्लस पे आने वाला वो होता है सिल्वर, और यानी ऐसा सोना और चांदी होता है। तो Ag ऊपर, अब दूसरा क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो कम क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ये दोनों कम क्रियाशील होने के कारण कैथोड एनोड मड के रूप में बैठ जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तत्वों के एक संख्या भूपर्पटी में उपलब्ध होती है, किंतु सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में, यानी सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से ऑप्शन पता होना चाहिए, एल्युमिनियम और लोहा, ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण प्राय निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जा सकता है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 29वां, बहुत नजदीक है आज के सेशन को खत्म करने में। अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा? अर्धचालक की बात फिर से आ गई, जर्मेनियम, जर्मेनियम का जो शोधन हो सकता है वो किस विधि द्वारा करेंगे? तो याद रख लेना है प्रक्षेप शोधन, प्रक्षेत्र शोधन, क्यूपेलीकरण, वाष्प अवस्था विधि, निस्तापन। तो प्रक्षेत्र शोधन याद रख लेना है, प्रक्षेत्र शोधन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है? सल्फाइड अयस्क मैलेकाइट, गैलेना, गैलेना। आप सल्फाइड अयस्क की बात की जा रही है, पीबीएस जो होता है ये बिल्कुल क्या कह सकते हैं कि सल्फाइड अयस्क है। पीबीएस लेड सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड होता है, लेड सल्फाइड, आप इसे याद रख सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो हो ना ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कच्चा लोहा, पिग आयरन, कच्चे लोहे की बात की जा रही है, में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में रहता है? तो अशुद्धि के रूप में सिलिकॉन भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में यानी कार्बन जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में। तो ऑप्शन याद रख लेना, कार्बन जो है कच्चे लोहे में सबसे ज्यादा मात्रा में अशुद्धि के रूप में रहता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के अगला क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता है, किसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से सांद्रित किया जाता होगा? तो कैलेमाइन को, हेमेटाइट को, कैल्थोपाइराइट को और बॉक्साइड को। तो इसमें याद रख लेना है आपको हेमेटाइट को, लोहा का जो अयस्क है इसे ही गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो हेमेटाइट को याद रख लेना, लोहे के अयस्क को। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस अयस्क का सांद्रण रासायनिक लीचिंग, लीचिंग का एक और नाम होता है, हम अभी बता देते हैं। यहाँ पे लीचिंग को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, निक्षालन भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको दिखा हुआ मिलेगा निक्षालन। तो आपको याद रख लेना है, निक्षालन भी से कहा जाता है, निक्षालन। तो निक्षालन के लिए कौन सा? तो निक्षालन के लिए बहुत अच्छे से याद रख लेना है, सोना चांदी वाला आए तो अर्जेंटाइट जो कि एक चांदी का अयस्क है, इसे ही हम लोग क्या कह सकते हैं, लीचिंग विधि से सांद्रित कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34वां पे। फेन प्लवन विधि से किस अयस्क का सांद्रण कितने बार रिपीट हो चुका है? बस थोड़ा सा चेहरा बदल के आ रहा है, सीने बार। HGS होता है सल्फाइड अयस्क, HGS यही किया जाएगा। तो सिल्वर ऑक्साइड वगैरह क्या हो सकता है? आप लोग कह सकते हो क्या सिल्वर ऑक्साइड ऑक्साइड हो जाता है? तो वो नहीं, HGS ही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। मैलाकाइट अयस्क का सूत्र है, मैलाकाइट अयस्क का सूत्र, मैलाकाइट आप लोगों को पता चलना है कॉपर का अयस्क है, और कॉपर का अयस्क है तो इसका फॉर्मूला होता है, हम यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख देना CuOH, यानी ये सही लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा 1 मिनट ऊपर चल गया, इसे इरेज कर सकते हम लोग। तो चलिए चलते हैं, इसे इरेज करने के लिए इरेज अगर कर दें तो यही ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल यही सही होने वाला है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी क्या है फॉर्मूला? तो CuOH का होल ट्वाइस और CuCO3, ऐसा बोले तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, ये दोनों मैलाकाइट होता है, इससे जो धातु निकलेगा वो कॉपर निकलेगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन है कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से कौन निष्कर्षित किया जाएगा? जो बोल सकते हैं कम क्रियाशील होगा। तो कम क्रियाशील में यहाँ पे कौन? कॉपर हो सकता है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम तो ये नहीं हो सकता है। तो ऐसा कह सकते हैं लोहा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप अगर ऑप्शन कॉपर देते हो तो ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, कॉपर दे सकते हैं। एल्युमिनियम मैग्नीशियम नहीं हो सकता है। चलिए कॉपर, कुछ कंडीशन में आयरन भी हो सकता है, लेकिन नहीं, कॉपर दिया है तो फिर सबसे उपयुक्त आंसर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अयस्क से गंधक यानी गंधक बोले तो सल्फर, गंधक का एक और नाम है सल्फर, सभी को पता होना चाहिए। तो जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल को कभी कभी गंधक अम्ल भी बोलते हैं, गंधक अम्ल याद रख लेना है। तो अयस्क से सल्फर
यानी अशुद्धि को, गंधक अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन या भर्जन। आप लोगों को पता होगा, भर्जन ऑप्शन में नहीं दिया, तो भर्जन का एक दूसरा नाम है जारन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भर्जन भी कहते हैं, याद रख लेना। भर्जन का एक और नाम है जारन, आपको ये पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है? विद्युत शुद्धिकरण, जो ज्यादा क्रियाशील धातु होता है उसी को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। तो इसमें एल्युमिनियम और इन सब में सबसे ज्यादा है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम जो होगा वो सबसे, हाँ बोल सकते हैं, विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। थर्माइट विधि में अपचायक होता है, थर्माइट विधि में अपचायक जो होता है याद रख लेना है, सोडियम जो है वो अपचायक होता है थर्माइट विधि में, आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 से, सदैव मुक्त अवस्था में मिलने वाला धातु, दोबारा क्वेश्चन रिपीटेड। 39 नंबर, सोना। निम्न में क्यूप्रस अयस्क है, क्यूप्रस का अयस्क नाम से पता चल रहा है मेलासाइट, क्यूपराइट, एजुराइट और कैल्कोपायराइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होने वाला है वो क्यूपराइट। इसको कैल्को भी पढ़ा जाता है, चालको लिखा हुआ है, इसको कैल्कोपायराइट भी पढ़ा जाता है। तो क्यूपराइट जो है क्यूप्रस का अयस्क है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है, सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है डाउन विधि, याद रख लेना है आपको। सोडियम निष्कर्षण में डाउन विधि प्रयुक्त होती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है? आयरन का अयस्क कौन सा नहीं? लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, कैसिटेराइट। इनमें से लिमोनाइट और मैग्नेटाइट है, कैसेराइट है। कैसिटेराइट जो है वो टीन का अयस्क होता है, ये टीन का अयस्क होता है, आपको याद रख लेना, ये टीन का अयस्क होता है, कैसिटेराइट बोलते हैं, ठीक है, याद रख लेना, ये टीन का अयस्क होता है, टीन का अयस्क होता है कैसिटेराइट, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होने वाला है ये होता है, टीन का अयस्क होता है, ठीक है, ये बात आपको याद रख लेना, टीन का अयस्क होता है, बाकी ये दोनों का लोहा का होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? मैग्नीशियम का अयस्क काइलाइट, डोलोमाइट, कैलामीन। कैलामीन बिल्कुल है। समुद्री जल, समुद्री जल जो जान रहे हो, खारा पानी, वो जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो याद रख लें। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 44। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड बोले हैं किसको? तो जेएडएनएस को बोलते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड। तो उससे जिंक का निष्कर्षण होता है भर्जन के बाद, वैद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा, भर्जन के बाद रसायन, कार्बन के साथ अपचयन द्वारा, भर्जन के बाद हाइड्रोजन के साथ अपचयन के द्वारा, भर्जन के बाद स्व अपचयन। तो भर्जन के बाद याद रख लेना है कार्बन के साथ अपचयन द्वारा जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट नाम से पता चल रहा है लोहा की बात की जा रही है, इससे किस धातु का निष्कर्षण होता है? तो लोहा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है और फिर चांदी जो है ये सब मैग्नेटाइट का पार्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन जो होने वाला है वो लोहा, Fe। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में कौन सा एक ऑक्साइड अयस्क नहीं है? ऑक्साइड अयस्क कौन नहीं है? तो कोरंडम की बात को जिंक ऑक्साइड, तो जिंकाइड, कैलामाइन और क्रोमाइट। तो कैलामाइन जो है, कैलामाइन जो है यो जिंकाइड भी बोल सकते हो, जेडएनओ होता है। कैलामाइन जो होता है ये समझ सकते हो क्या आप, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट होता है जो कि ऑक्साइड अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? तो कार्नलाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, जिप्सम। जिप्सम जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, क्योंकि जिप्सम का आप लोग फॉर्मूला अगर याद होगा तो होता है CaSO4.2H2O होता है, जो कि इसमें से मैग्नीशियम को निकाला नहीं जा सकता है, तो ये कैल्शियम सल्फेट 2H2, तो ये होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, 47 क्वेश्चन ही है। फटाफट आप लोग इसे क्या कह सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। इसका PDF मैं आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ। एक और बात मैं बता दूं कि बहुत जल्द नहीं, उम्मीद करते हैं कल ही, कल 17 तारीख, हाँ 17 तारीख को आपको मिलने वाला है, बोल सकते हैं। तो जो केमिस्ट्री में हम लोग बोले थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट पूछा जाता है, उम्मीद होता है कि उसमें से 4-5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, ज़्यादा भी आ सकता है, कि क्या होता है जब, मान लेते हैं बहुत सारा कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या होता है जब XY के साथ रिएक्शन करे। तो इस तरह के क्वेश्चन का एक वीडियो आपको मिलने वाला है, उस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, उसका PDF भी अवेलेबल करवा देंगे। तो फटाफट आप लोग अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें। जो भी 15 दिन के आसपास बचा हुआ है, 14-15 दिन के आसपास, उसमें आप अपना तैयारी बेहतर ढंग से करते जाएं।
ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। बिल्कुल हार नहीं मानना है, बहुत नज़दीक आप पहुंच चुके हैं। जो लय और ताल बनाए हैं उसे बिल्कुल बरकरार रखना है। और जैसे कि आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि समय तो बिल्कुल घटता जा रहा है, तो आप अपने अब नए चीज़ों को पढ़ने पे थोड़ा कम भी फोकस करते हैं, पुराने चीज़ों को टाइम टू टाइम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो पाए तो रिवीजन करते रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।